नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटिक्स। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, बांकीपुर की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, उपचुनाव की चर्चा, क्योंकि रोमांच बढ़ते जा रहा है। प्रशांत किशोर के स्वयं सेवक जो हैं वह गलियों की खाक छान रहे हैं। और आज जैसे ही पटना में थोड़ी बारिश हुई, लोग यह दिखाने निकल पड़े कि आपकी गलियों की स्थिति क्या है। क्या इसी नारकीय स्थिति में आप रहना चाहते हैं? यदि भारी वर्षा हो गई तो फिर क्या होगा, यह देखने की बात होगी। और इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि पटना साहिब के 2 बार सांसद रहे, भाजपा से सांसद रहे, बाद में कांग्रेस में गए, फिर तृणमूल कांग्रेस में चले गए, अभी सांसद है बंगाल से, बिहारी बाबू मतलब शत्रुघ्न सिन्हा ने आज प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया बांकीपुर विधानसभा की उपचुनाव। बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तेजस्वी यादव पता नहीं क्या सोच रहे हैं, दुनिया के किस देश में बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं यूरोप के किसी देश में है, यूरोप के किसी देश में बैठकर क्या बांकीपुर का चुनाव लड़ लेंगे? अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता कौन है, पहचान की मोहताज है, क्या उन्हें जीत दिला देंगे या मुकाबले में रख पाएंगे, यह देखने की बात है। भाजपा का गढ़ है और सामने से प्रशांत किशोर का बड़ा नाम है, तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले चर्चा ये आवश्यक है क्योंकि इन दिनों देखिए हम यह कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद को करेक्ट करने की कोशिश की है, या यूं कहें कि आने वाले तूफान को थोड़ा थामने की कोशिश की है। बांकीपुर भी है ना, तो देखिए चर्चा ये शुरू हो गई थी और तैयारी भी है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है कि स्टेट हाईवे पर और जो पुल है, ब्रिजेस हैं, वहां सरकार टोल टैक्स वसूली। और जैसे ही राज्य सरकार ने यह फैसला किया, लोग भड़क पड़े, सोशल मीडिया रंग गया और कहा जाने लगा कि अब बिहार सरकार के पास क्या यही काम बच गया है। तो आज सम्राट चौधरी खगड़िया में थे, वर्षा वहां भी हो गई, वर्षा के बीच ही उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना होगा बिहार को। 15वें वित्त आयोग में बिहार को 20,000 करोड़ रुपए मिले थे, 16वें में 50,000 करोड़ रुपए देने का आश्वासन मिला है। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही कहा कि जो खबरें चल रही हैं कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलेगी सरकार, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए हम प्राइवेट गाड़ियों से, निजी वाहनों से टोल टैक्स वसूलने नहीं जा रहे, लेकिन कॉमर्शियल गाड़ियों से टोल टैक्स की वसूली नियमानुकूल है। अब यदि बिहार इस मामले में आगे जा रहा है, स्टेट हाईवे और ब्रिजेस पर भी टोल टैक्स की वसूली होगी। कीमतों के बारे में कहा जा रहा है 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलोमीटर तक दर निर्धारित हो सकता है। तो निश्चित तौर पे बिहार में, गरीब बिहार में महंगाई बढ़ने वाली। चलिए आपने प्राइवेट गाड़ियों को छूट दे दी, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल्स, देखिए आम लोग, जब संकट होता है तो आप कहते हैं कार पुलिंग कर लो, मतलब ओला उबर में चलो, कई लोग साथ चलो, है? तो ओला उबर की कीमत बढ़ जाएगी, माल ढुलाई वाहनों की कीमत बढ़ जाएगी, सार्वजनिक वाहन, बस इत्यादि जिससे मुसाफिर यात्रा करते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएगी। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतों को नियंत्रित कौन करता है, कैसे नियंत्रित होता है, इसकी कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा, देखिए खबर यह भी चल रही थी कि गांव में भी घरों पर 1,200 रुपए सालाना का टैक्स लगेगा। किस बात का टैक्स लगेगा? कचरा निस्तारण का, साफ सफाई का। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए हम गरीबों से कुछ वसूलने नहीं जा रहे और गांवों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करने जा रहे, लेकिन गरीबों से नहीं वसूलने जा रहे, व्यावसायिक, फिर उन्होंने कह दिया। तो क्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से वसूलेंगे, फिर महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई कैसे बढ़ती है अजीत जी, आजकल मैं सुबह टहलने को जाता हूं और वापसी के रास्ते में नारियल पानी पीने का प्रयास करता हूं। जब ये संकट चल रहा था, वैश्विक संकट चल रहा था, युद्ध चल रहा था, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, तो पटना में 60 रुपए में मिलने वाला नारियल पानी, 70 रुपए में मिलने वाला नारियल पानी, अलग अलग किस्म का, उसकी कीमत 70 रुपए कर दी गई, 80 रुपए कर दी गई।
एक नारियल की कीमत 10 रुपए कर गई। क्या इसकी कोई व्यवस्था है कि कीमतें बढ़ेंगी कैसे? तो बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जहां पेट्रोल सबसे महंगा है, जहां जमीन का सर्किल रेट सबसे महंगा है, जहां आप गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन फीस सबसे अधिक लेते हैं, वहां और ज्यादा महंगाई आने वाली है। बात तो स्पष्ट क्योंकि कहा गया कि आपको अपने पैरों पर खड़ा भी होना होगा और सरकार के पास राजस्व प्राप्ति के लिए कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार का सपना है सम्राट चौधरी को जारी रखना है, दारूबंदी खत्म नहीं करनी है, शराब बिकती रहे, इससे कोई मतलब नहीं। बाकी अन्य कोई इंतजाम दिख नहीं रहे। अर्थ संकट तो है ही। हाँ, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जिन बहनों के खाते में पैसे नहीं गए हैं उन बहनों के खाते में इसी महीने पैसे चले जाएंगे। बाकी बिहार का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमें पता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता होंगे जिनके खातों में चाहे वृद्धावस्था पेंशन का पैसा हो या अन्य सहायता राशि हो नहीं पहुंचा हो, वह जरूर पहुंच जाएगा। तो अजीत जी, बिहार में महंगाई बढ़ने वाली है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव का रोमांच बढ़ता जा रहा है। पहले सम्राट चौधरी के ऐलान की प्राइवेट गाड़ी नहीं लेकिन कॉमर्शियल पर टैक्स वसूलेंगे, मतलब शुरुआत तो हो गई ना, शुरुआत हो गई ना अजीत जी। देखिए, जिस दिन ये खबर आई थी हम लोगों ने उस दिन ज्ञानेश्वर जी इस पर चर्चा की थी और जी। ओवरऑल उस दिन तक ऐसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि किन गाड़ियों पर लगेगा किन गाड़ियों पर नहीं लगेगा। तो जो सबसे पहली चिंता हम लोगों की थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो यही था कि भाई लोकल लोग ट्रेवल करते हैं स्टेट हाईवेज पर ज्यादा, और लोकल लोगों को दिन भर में कई बार जिन लोगों को जाना आना है, अगर उनके ऊपर टोल टैक्स लगता है तो टोल टैक्स जहां बैरियर आप लगाएंगे वहां रोज झगड़े होंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर का एक समस्या होने वाली थी। दूसरा ये था कि लोकल लोग, सब आदमी बगल अगल के गांव से निकल जाने के रास्ते जानते हैं, वो लोग ऐसे भी चले जाएंगे, टोल टैक्स से उनको गुजरना नहीं है। तो ये सरकार के संज्ञान में भी ये बातें आई होंगी। उन लोगों ने फिर ये सोचा, ठीक किया कि प्राइवेट गाड़ियों पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे बदमजगी बढ़ने का जो खतरा था वो टल जाएगा। लेकिन अगर आप टोल बैरियर बनाएंगे, वो अपने आप में एक बड़ा काम होता है कि एक आप एक निर्धारित करेंगे कि इतने किलोमीटर की दूरी पर हम पटना से जिस दिशा में निकलेंगे, पटना से निकलने के बाद 20 किलोमीटर पर लगाएंगे, फिर 40 किलोमीटर पर लगाएंगे, तो वो आप लगाएंगे वहां। और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी आप लगाएंगे, तब भी आम लोगों को परेशानी होगी। महंगाई वाला पहलू तो आपने किया ही, हम लोग करेंगे। परेशानी इसलिए होगी क्योंकि वो फिर वहां चिक चिक सब आदमी करेगा। वो स्टेट नेशनल हाईवे की तरह, एक्सप्रेस वे की तरह नहीं निकल जाएगा। लोग आराम से सब आदमी देकर के, हर आदमी चाहेगा कि बचे वहां नहीं देना पड़े। तो एक कई बार लाइन लगेगी, कई बार झगड़े होंगे, ये सब चीजें तो रहेंगी। खैर, ये शुरुआती समस्या है। अब ये उसके बाद जो दूसरा पहलू है इसका, वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन और माल ढुलाई या ट्रेवल करना लोगों का, ये ऑलरेडी बहुत महंगा है, क्योंकि पहले से उसके ऊपर तमाम तरह के टैक्स लादे गए हैं। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, तो उस महंगाई को तो जो कॉमर्शियल व्हीकल वाले हैं या जो माल ढुलाई करने वाली गाड़ियां हैं, वो तो आम आदमी से ही उसकी उसकी कीमत उसी से वसूलेंगी। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत महंगाई है। और सारे स्टेट हाईवे पर अगर जाने के पहले कोई गाड़ी नेशनल हाईवे पर गुजरी है, वहां उसने टैक्स दिया है, उसके बाद वो स्टेट हाईवे पर जाएगा, फिर वहां वो टैक्स देगा, तो एक नया टैक्स उसके ऊपर ऐड होगा। पेट्रोल डीजल का टैक्स वो ऑलरेडी दे रहा है, रोड टैक्स ऑलरेडी दे रहा है, वो गाड़ी के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो दे ही रहा है वो। तो ये जो इतने तरह के टैक्स हैं, ये सब मल्टीप्लाई होकर के इसका बर्डन आम आदमी के ऊपर आएगा। तो ऑलरेडी जब सारी चीजें महंगी हैं, तो एक महंगा फैक्टर और आप जोड़ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए है। स्टेट हाईवे पर तो जहां लगे हुए थे ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने पिछली बार भी कहा, वहां से हटा लिए गए। स्टेट हाईवे पर से बैरियर हटाए जा रहे हैं। टोल बैरियर अगर जहां लगे थे वहां से हट गए हैं या हटाए जा रहे हैं। और बिहार वो स्टेट बनने जा रहा है जो नया लगाएगा। एक तो ये भी समझने की बात है कि बिहार में अर्बन एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो टोल आप लगाएंगे, जो स्टेट हाईवेज भी हैं, वो ज्यादातर गाँव के बीच से गुजरने वाले हैं। वहां ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा अर्बन एरिया है, बहुत सारे शहर हैं, सैटेलाइट शहर हैं, जिनसे लोगों को आना जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि लोगों को टैक्स देने में। आप ग्रामीण लोगों पर ये ज्यादा बर्डन इसका डालेंगे। ये वो सारे ये बातें हैं जो हम लोग पहले चर्चा किए, उससे अलग की बातें हैं। पहले हम लोग तमाम विस्तार से चर्चा इस पर कर चुके हैं। तो ये अभी भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशन है। आप प्राइवेट व्हीकल्स को बाहर कर देंगे और सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स पर लगाएंगे, इसके बावजूद बहुत सारी समस्याएं कायम रहेंगी और महंगाई इसके बावजूद बढ़ेगी। अब इसका जो दूसरा पहलू है कि आत्मनिर्भर बनिए अपने टैक्स रेवेन्यू के मामले में या अपनी कमाई के मामले में आत्मनिर्भर बनिए। तो हमने उस दिन भी एक मुहावरा कहा था, वही आज कह रहे हैं, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है।
आप टोल नाका लगा करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम नहीं बढ़ेंगे, उल्टे आपकी आत्मनिर्भरता आपको जो अभी भी कमाई है वो और खराब कमजोर होगी। लोकल बिजनेसमैन जो है, चाहे सब्जी का बिजनेसमैन हो, हाट मेले बाजार में जाने वाला बिजनेसमैन हो, या लोकल ट्रेवल करने वाले लोग हो, आप सबके ऊपर टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं। आप बिजनेस बिल्कुल को और कमजोर कर रहे हैं, बिजनेस की स्थितियां खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे बिजनेस बढ़ जाएगा, जी बिजनेस को नुकसान होगा इससे। जैसे चीजें महंगी होंगी, आदमी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा ना, ज्ञानेश्वर जी, कहीं ना कहीं खर्चा कंट्रोल करेगा। और कह रहे बिल्कुल हैं कि बिहार में तो गरीब ही गरीब है ना, 1 करोड़ तो आदमी है, 1 करोड़ तो परिवार है, जिनको जी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, 94 लाख। ये 94 लाख परिवार है, तो 1 करोड़ तो परिवार है जिनके पास बिल्कुल 6,000 की आमदनी नहीं है महीने की, ऐसे परिवार है। मतलब हम्म 1200 रुपये की कमाई वाला आदमी है 5 करोड़, हम्म और इसके ऊपर की कमाई वाला भी 5 करोड़ होगा, तो 12 करोड़ में 10 करोड़ तो वहां गरीब ही आदमी। तो बिल्कुल फिर अमीर कौन है जिसके ऊपर आप ये सारा टैक्स लगाएंगे, जिसके ऊपर आप सारा बर्डन डाल रहे हैं। तो हम्म एक इकोनॉमी का एक साइज का शू जो है, जूता एक साइज का हर पैर में फिट नहीं होता है। हम्म बिहार के लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज बनानी होंगी, डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करने होंगे, और आपका राजस्व बढ़े इसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज आपको बनानी होंगी। जी ये जो पॉलिसी दूसरे लोग कहीं कर रहे हैं या आप हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर अपना रहे हैं, वही नहीं अपना सकते हैं बिहार में। एक हम्म और बात जो है यही आत्मनिर्भरता वाली जो हम लोग बात कर रहे हैं, आप दूसरे रिसोर्सेज क्यों नहीं खोज रहे हैं जिसमें से ज्यादा पैसा आ सके, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू है। बिल्कुल या आपको कई चीजें ऐसी करनी चाहिए है, जैसे ये सब चीजें आप अगर इनको फ्री करेंगे चीजों को, तो मार्केट बढ़ाना आपको अभी सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ानी है। जी लोगों के पास अगर पैसा है तो वो किस तरह से मार्केट में आए, किस तरह से लोग खर्च करें। जैसे नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि लोग दूध खरीदने लगे। हम्म दूध की खपत बिहार में बढ़ गई जब शराब की खपत घटी। तो अगर दूध की खपत बढ़ी तो हुआ ना कि एक रेवेन्यू का सोर्स तो आया एक जगह, तो लोगों का बिल्कुल खर्च बढ़ा तो वो पैसा मार्केट में आ रहा है। तो हम्म मार्केट में कैसे पैसा है, लोग खर्च कैसे करें। ये जो टैक्स है ये रिग्रेसिव टैक्स है। ये रिग्रेसिव टैक्स इसलिए है क्योंकि ये लोगों को खर्च कम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप बिल्कुल टैक्स जब लगाते हैं और इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जब लगते हैं, तो इनडायरेक्ट ये दोनों तरह का आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट व्हीकल से नहीं वसूलेंगे, मतलब हमको आपको कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देना होगा, हम्म इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा, क्योंकि आप कमर्शियल व्हीकल पर लगा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स और भी रिग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे तरह से काम करता है कि उससे हर व्यक्ति समान रूप से प्रभावित होता है। जो अभी आप कह रहे थे ना कि कह रहे हैं सम्राट चौधरी की गरीब आदमी से हम टैक्स नहीं लेंगे गांव में, उस पर भी हम्म हम लोग आएंगे। लेकिन गरीब आदमी बस पर चलेगा और बस का किराया बढ़ेगा तो उस गरीब आदमी को भी चुकाना होगा। उस बिल्कुल बस में अगर कोई सरकारी कर्मचारी जा रहा है जिसको 50,000 का वेतन मिलता है, वो भी हम्म उसका टिकट अगर 100 रुपया है, तो जो एकदम दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसका भी टिकट 100 रुपया होगा। निश्चित इसीलिए तौर पे इसलिए बिल्कुल हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ज्यादा रिग्रेसिव होता है, ज्यादा हर्ट करता है, और गरीब आदमी को ज्यादा हर्ट करता है। तो आप जो कह रहे हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल पर टोल टैक्स लगाएंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो इसका इफेक्ट सब आदमी पर बराबर होगा। अगर माल ढुलाई करने वाली गाड़ियों पर टैक्स बढ़ता है और वो टोल टैक्स ट्रांसलेट होता है सामान के कीमत के रूप में, तो हमको आपको जितना कीमत देना होगा उतना ही सबसे गरीब आदमी को भी देना होगा। तो बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा गरीब आदमी को हर्ट करता है, तो ये समझना चाहिए। बल्कि यहाँ आप चाहें तो प्राइवेट व्हीकल पर, बड़ी गाड़ियों पर टैक्स लगा लें, कॉमर्शियल व्हीकल, माल ढुलाई, इन सबको फ्री करें ताकि वो असर न करे गरीब आदमी के ऊपर। यहाँ हम्म आप उल्टा ही, पता नहीं कौन, हम उस दिन भी कहे थे कि पता नहीं किस अधिकारी ने ये आइडिया दिया है, ये विचार दिया है, और अब आगे जो करेक्शन हो रहा है ये और भी खराब है। आप हम्म इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉमर्शियल व्हीकल्स को, माल ढुलाई वाले व्हीकल्स को आप टैक्स लगा करके, और गरीब से गरीब आदमी पर बर्डन बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल पर अगर आप लगाइएगा 4 चक्का, तो एक सर्टेन आय ग्रुप वाले के ऊपर लगेगा, हम्म जो जिसके पास कमाई का साधन है। लेकिन जब आप हम्म बस पर बढ़ेगा किराया, तो वो हर गरीब आदमी को भी हर्ट करेगा, ये समझने की जरूरत है। तो इससे, और जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इससे इतना कम रेवेन्यू आएगा, क्या अनुसार जी, इतना कम रेवेन्यू आएगा, आपके कोई असर, आपके 3.25 लाख करोड़ रुपए के बजट में आप 500,000 करोड़ रुपए अगर स्टेट हाईवे पर टोल लगा करके वसूल लेते हैं, तो उससे आपका कोई भला नहीं होना, नहीं हमने उल्टे उससे पहले ज्यादा दिन आपको सुना था नुकसान हो जाएगा। जी, हमने पहले दिन सुना था कि 1,250 करोड़ रुपए इससे आएंगे। क्या मिल जाएगा, क्या वही मिल क्या हो जाएगा, गया, वही क्या कह रहे मिल जाएगा। और अभी आपने शराबबंदी की बात की अजीत जी, आपको बिल्कुल बिहार में एक शब्द है तट का, ताजा अनुभव बताते हैं। मेरे घर में एक पूर्णिया से कुकिंग स्टाफ आया, 3 दिनों तक रुका हैं। और चौथे दिन चला गया। हमने बाकी कर्मचारियों से पूछा घर पर रहने वाले क्या तकलीफ हुई उसकी, तो वह आ तो गया, उसके माता पिता ने भेज दिया, लेकिन उसके सूखे नशे की आदत ऐसी थी कि जिस दिन वह आया
उसने पहले दिन ही हमारे दूसरे कर्मचारियों से पूछा पटना में गांजा कहाँ मिलेगा, सुलेशन कहाँ मिलेगा, इस घर के आसपास मिलता है क्या। तो बाकी स्टाफ ने कहा कि इसकी इजाजत तो यहाँ है नहीं, और कहाँ मिलता है मुझे पता नहीं। देखिए उम्र होगी 19-20 साल लड़के की। तो चूंकि उसे सूखा नशा यहाँ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वह काम छोड़कर चला गया। तो शराबबंदी कानून है, लेकिन कहाँ बिहार पहुंच गया, कहाँ बिहार पहुंच गया है। और हर जगह सूखा नशा, हर जगह सूखा नशा। तो एक और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, दूसरी ओर शराबबंदी से जो सिंडिकेट और माफिया है, और तीसरा जो सूखा नशा, उल्टा पंजाब अब उल्टा बिहार हो गया है जी। हाँ बिल्कुल हो गया, ये हम लोग ने कई बार चर्चा की, और इसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जी शराब पीने वाले तो फिर भी संयम में रहता है, ये जो सूखा नशा करने वाले लोग हैं, इनकी बेचैनी ऐसी होती है और इनको कोई समझ नहीं आता है, कहाँ गोली चला देंगे, कहाँ किसको मार देंगे, किसको लूट लेंगे, आपस में ही झगड़े परिवारों की, ये सब बहुत सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे इसको तो अगर एक इसको एसपी रोकने के साहब ने मुझे एक एसपी साहब ने एक अपना उदाहरण बताया। उन्होंने बताया कि देखिए मेरा अनुभव है कि मैंने किसी ऐसे एक लड़के को पकड़ा जो सूखे नशे की गिरफ्त में था, रात भर उसकी पिटाई हुई, ठीक ठाक पिटाई हुई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उसकी ओर से नहीं हाँ, था। और जब वह सुबह नशे से उतरा बाहर आया, तो वह सब कुछ भूला हुआ था, उसे पता ही नहीं था कि उसकी पिटाई हुई है, उसकी वही पिटाई हुई है। हाँ, वही उस तो ऐसे लोगों से कोई भी काम, कोई भी अपराध कराया जा सकता है उनके हाथ में हथियार दे करके। तो ये जी क्राइम बढ़ने का भी खतरा है सूखा नशा बढ़ने से। और शराबबंदी अपने आप में कई तरह के अपराध को जन्म दे रही है, नकली हम्म शराब बनाना, तस्करी करना, शराब के छोटे छोटे बच्चे उस काम में शामिल हैं, जहरीली शराब बनाना, उसके लिए पैसे की लूटमार, ये सब तमाम चीजें हो रही हैं, हम्म मिलावटी शराबों को लेकर के सब हो रहा है। जो 1250 रुपए का जो फिगर दिया है किसी जिस बारह सौ अधिकारी जिन पचास लोगों ने करोड़ बनाया होगा, बारह जी, सौ करोड़ करोड़ करोड़, 1250 करोड़। 1200 करोड़, हाँ वही 1250 करोड़ का। तो वो तो एकदम आइडियल सिचुएशन में आपने दिया, पता नहीं कैसे स्टेट हाईवे के ट्रैफिक का आकलन किया आपने, एक मोटा मोटी फिगर दे दिया। अब उसके हम्म बाद जब आप प्राइवेट व्हीकल हटा रहे हैं तो ये आंकड़ा और कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल। आंकड़ा और जब कम हो जाएगा तो इतने पैसे से 3,25,000 करोड़ रुपए का बिहार का बजट होगा, अगली बार 3.5 लाख करोड़ का बजट होगा। उसमें हम्म आप क्या 600-800 करोड़ रुपए से बहुत भारी काम कर लेंगे, बल्कि ये टैक्स लगा करके आप इससे ज्यादा का नुकसान करवाएंगे। बिजनेस लोगों का कम होगा, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की खरीद कम होगी, वो मार्केट में नुकसान आपका हो जाएगा। इससे कोई भला नहीं होना है, ये तय बिल्कुल। मानिए, इससे कोई भला नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना है रेवेन्यू के मामले में। हम्म आत्मनिर्भर होने की दिशा में अगर बढ़ रहे हैं तो पता नहीं कौन किस तरह से क्या समझा रहा है। भाई फाइनेंस कमीशन जो है, वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है स्टेट्स के लिए कि स्टेट का हिस्सा कितना होगा। जैसे पिछली बार का हम्म एनके सिंह जब कमीशन था, एनके सिंह का रिकमेंड किया गया था कि 41% जो है शेयर मिलेगा स्टेट्स को, तो वही हम्म 41-42% शेयर हम लोग को मिलेगा, और वो एक बड़ा अच्छी खासी रकम होती है जो बिहार को मिलती है। हम लोग उसी पर सर्वाइव कर रहे हैं। 150 करोड़ से ज्यादा 165 करोड़ रुपए के करीब भारत सरकार का रेवेन्यू मिलता है। भारत जो इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी में हमारा जो हिस्सा बनता है, और इनकम टैक्स में हिस्सा बनता है, एक्साइज में एक हमारा लाख जो पैंसठ बनता है, हजार एक लाख पैंसठ एक हजार लाख करोड़ ना। पैंसठ हजार वही कह रहे हैं, जी 1,पैंसठ हजार करोड़ वो आता है हम लोगों के पास, जो हम्म सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, और दूसरे टैक्सेज। अपना रेवेन्यू हम लोगों का वही 65,000 करोड़ के करीब है, जिसमें जी स्टेट जीएसटी है, पेट्रोल वगैरह है। हम्म बाकी तो अनुदान का मामला होगा या कर्ज का मामला होगा। तो हम लोग इस, और उतने से हमारा खर्च चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हैंड टू माउथ वाली और आप स्थिति है। देखिए 1 जुलाई से जी राम जी शुरू हो गया, उसमें भी आपको अंशदान देना उसमें है। उसमें हिस्सा देना होगा, या तो आप हिस्सा दे करके उसको बढ़ाइए, या फिर हम्म आप जितना भारत सरकार दे रही है उतने में काम चला करके काम चलाइए। या हम्म तो आपको ये करना होगा कि आप मेन डेज, जो पहले मेन डेज जितने होते थे उसको कम करिए, लोगों को हम्म कम रोजगार मिले तो उनका रेवेन्यू घटेगा, तो उससे भी मार्केट पर असर होगा, उनकी कमाई घटेगी, तो जो ग्रोथ रेट है, विकास की दर है जो हम लोग की, वो भी कम होगी, हमारा जीएसटी बढ़ने की रफ्तार है वो भी कम होगी। इसका रिपल इफेक्ट होता है अगर पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है तो हम्म ये समस्या भी एक आएगी। अगली बार हम लोग देखेंगे, अभी आगे के फिगर्स आएंगे तब हम लोग उसका आकलन करेंगे। तो इससे कुल मिलाकर के ज्ञानेश्वर जी, ये जो पूरा तरीका है, इस तरीके से अपने पैरों पर बिहार नहीं खड़ा, बड़ा बिल्कुल। सोचना होगा। बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बड़ा सोचना होगा, कुछ हम्म आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। ये जो ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका होता है कि एक ढर्रा है, जो हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जमीन के रजिस्ट्री की फीस बढ़ा दो, और टोल टैक्स बढ़ा दो, और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, ये सब चीजें चलान करके सड़कों पर गाड़ियों का कुछ वसूली कर लो। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं हम्म पड़ेगा इन सब चीजों से रेवेन्यू पर। वास्तव में कुछ बड़ा सोचिए, आगे 10 साल 15 साल की प्लानिंग करिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ले आइए, और भारत के, बिहार के पोटेंशियल को पहचानिए। एजुकेशन और बिल्कुल। टूरिज्म
और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये तीन चीजें हैं। आप इसको फोकस करके सारी पॉलिसी का फोकस बनाइए इसको। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में पशुपालन और मत्स्य पालन सब आ जाएगा आपका। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी ले आइए, ज्ञान आधारित एजुकेशन की इकोनॉमी बनाइए और टूरिज्म की इकोनॉमी बनाइए। ये तीन चीजें हैं बिहार में, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री को आप रेगुलेट करिए, वहाँ फिल्म सिटी डेवलप करिए, जिस तरह से दिल्ली के आसपास नोएडा में योगी आदित्यनाथ ने किया, हर स्टेट ने अपना डेवलप किया है। आप फिल्म सिटी डेवलप करिए, वहाँ इंटरटेनमेंट को, गानों के, फिल्म इंडस्ट्री के, सिनेमा बनाने की, उसको रेगुलेट करिए। ये तीन चार चीजें हैं जिसमें आपको रेवेन्यू आएगा, बड़ा रेवेन्यू आप ले आ सकते हैं अगर बड़े विजन के साथ जाएंगे तब। ऐसे नहीं, बड़े विजन के साथ टूरिज्म हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तीन बड़े धर्मों का केंद्र है बिहार। आप बुद्ध सर्किट बनाइए, जैन सर्किट बनाइए, आप सिख सर्किट बनाइए, आप गांधी सर्किट बनाइए, आप कितनी सा आप रामायण का सर्किट बनाइए, कितना बना सकते हैं। वो इकोनॉमी बिहार में बन सकती है। और जो आप बार बार कहते ही हैं, वो गया पिंडदान जो होता है, जहाँ त्रिपक्ष का मेला लगता है, आप गया विष्णुपद मंदिर को, राजगीर के मंदिर को आप करिए ना। कितने लोग इस देश में, सिर्फ बेचने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, जहां कुछ नहीं है। अनुपम खेर जैसा बड़ा व्यक्ति, हीरो, इतने बड़े फिल्म स्टार है, वो कहते हैं कि अमृतसर में सीता जी शरण ली थी और वहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अब ये बताइए, पंजाब में लोग बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और पंजाब बेच रहे हैं। और जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां सीता जी आज से 30 साल पहले कोई नीम करौली मंदिर को जानता था? हाँ, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता था। मैं तो वहां गया था और वहां के पुजारी इस बात के लिए दुखी रहते थे कि मंदिर का रख रखाव का खर्चा नहीं निकलता है। हाँ? आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई मध्य प्रदेश वाले दतिया की माता रानी के मंदिर को कोई जानता था? नहीं जानता था। तो जो आपने कहा, आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, और बिहार में क्या नहीं है, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आपको बेचने की जरूरत है। आप इतनी बड़ी चीजें, हमने एक दिन और आपसे बातचीत में ये बात का जिक्र किया था इसका, कि चाइना जो है वो लुम्बिनी को डेवलप कर रहा है। अभी उसने 14-15 हजार करोड़ रुपए लुम्बिनी में लगाए। वो हमसे बुद्ध की लीगेसी छीनना चाह रहा है भारत से। ये पूरे भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये बिहार का कोई मंत्री अगर समझदार होगा तो भारत सरकार से जाकर के बात करेगा इस बात को, बुद्ध सर्किट को लेकर के। ये इसमें डिप्लोमेसी का एंगल है, इसमें स्ट्रेटेजिक एंगल है। चाइना ने दो चीजें प्रोपोगेट की हैं। एक तो उसका कहना है कि बुद्ध कोई इनलाइटेंड नहीं हुए थे, उसका कहना है कि बुद्ध का जन्म ही इनलाइटेंड हुआ था, ज्ञान के साथ ही जन्म लिए थे। वो ये कह के गया का महत्व कम करना चाह रहा है कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, और वो जन्म के साथ ही ज्ञान प्राप्त करके आए थे, इसलिए गया का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ये प्रचारित कर रहा है कि हमारे यहाँ उनका स्कल मिला, खोपड़ी मिली है, तो महापरिनिर्वाण हमारे यहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है। तो चीन इस प्रोपेगेंडा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वो लुम्बिनी को डेवलप कर रहा है और भारत से बुद्ध की लीगेसी छीनना चाहते हैं। ये भारत सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें भारत बिहार में है, वैशाली है और गया है। उस पूरे बुद्ध सर्किट को डेवलप करिए, कुशीनगर से उसको जोड़िए। आप नेपाल सरकार से बात करिए, लुम्बिनी से लेकर के वैशाली, गया और कुशीनगर, इन सबको जोड़िए, आप सर्किट बनाइए। इतना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है टूरिज्म का। बुद्ध से लेकर के, जैन से लेकर के 23 तीर्थंकरों के का जो सारे तीर्थंकरों का तो जन्म हम ही लोगों के यहाँ हुआ है, और बाकी उन लोगों का महापरिनिर्वाण बगल में झारखंड में समेत शिखर जी पर हुआ है, गिरिडीह में। आप सर्किट बनाइए ना, पावापुर से, वैशाली से लेकर के पावापुर और समेत शिखर जी का। तो आप नहीं करते। बहुत छोटा सा उदाहरण है अजीत जी, महावीर मंदिर पटना का। देखिए, किशोर कुणाल साहब नहीं रहे, लेकिन महावीर मंदिर को कैसे ठीक किया गया, और महावीर मंदिर के चढ़ावे से कैसे पटना में महावीर कैंसर अस्पताल बना, कैसे बात्सल अस्पताल बना, कैसे विराट रामायण मंदिर बन रहा है, कैसे अयोध्या में भोजनालय चल रहा है। तो यह तो आप यदि नए रास्ते नहीं तलाशेंगे तो फिर होगा क्या? हमने कहा ज्ञानेश्वर जी, टूरिज्म आपका हमारे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। देश के कई राज्य हैं जो सिर्फ टूरिज्म पर चल रहे हैं, और दुनिया के कई देश हैं जो सिर्फ टूरिज्म पर चल रहे हैं। तो टूरिज्म हमारे यहाँ की, हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। स्कूलिंग मतलब एजुकेशन की इकोनॉमी हमारे बिहार की इकोनॉमी को बढ़ा सकती है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हमको बढ़ा सकता है, और इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हम लोगों की बड़ी हो सकती है। और हम एक इससे बिहार का सॉफ्ट पावर भी बनेगा, पलायन रुकेगा, रोजगार अपने यहाँ लोगों को मिलेंगे। ये कई सारी चीजें हो जाएंगी अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं। इस छोटी छोटी चीजों के सोचने से कुछ नहीं होगा, निगेटिव इंपैक्ट जाएगा, मजाक बनेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। आप टोल टैक्स लगा करके स्टेट हाईवे पर कुछ हासिल नहीं करेंगे। रेवेन्यू के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ा करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, तब जाकर के बिहार के लिए कुछ आप कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो हैंड टू माउथ वाली स्थिति चलती रहेगी।
तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। चलिए अब आते हैं बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में। देखिए डेवलपमेंट ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू ने, वे आएंगे कि नहीं आएंगे, पटना साहिब हार गए थे, उनके बेटे लव सिन्हा ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 2020 में बांकीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वे भी हारे थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जाति से कायस्थ हैं, खामोश हैं, सब कुछ है। तो उन्होंने प्रशांत किशोर की प्रशंसा करते हुए प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया है। उपचुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। और उपचुनाव, हमने तो कई उपचुनाव देखे, 1994 का उपचुनाव भी आपने देखा है, वैशाली का, बहुत करीब से अजीत जी, कि बिल्कुल। लालू यादव की उम्मीदवार थी किशोरी सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी, और वह कैसे हारी थी, और लवली आनंद कैसे जीती थी। उषा सिन्हा कांग्रेस की प्रत्याशी कैसे तीसरे स्थान पर चली गई थी। और चुनाव की ही बात करें तो हम लोगों ने 2024 में ही देखा कि पूर्णिया में किस तरीके से पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए और आरजेडी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो प्रशांत किशोर ने प्रारंभ कर दिया है। तेजस्वी यादव ने विदेश के किसी हिस्से में बैठकर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। भाजपा अब भी इंतजार कर रही है किसके नाम पर मुहर लगाती है, देखने की बात होगी। तो बांकीपुर की दिलचस्पी अब लोगों में बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं लगातार बांकीपुर की चर्चा करते रहिए आप लोग, क्योंकि बांकीपुर को, भले ही बांकीपुर के वोटर नहीं हो, जो आपने कहा, हमने कहा, और लोग मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना या हारना बिहार को संदेशा मिलेगा, क्योंकि बांकीपुर बौद्धिक है। और यदि प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो वह बिहार के मुद्दों की बात करेंगे। भाजपा जीतेगी तो सरकार के हाँ में हाँ मिलाती रहेगी, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। तो बांकीपुर में शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन प्रशांत किशोर को जीती। देखिए, अभी हम लोग लगातार जो बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात कर रहे हैं, और ये एक और साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला प्रशांत किशोर को, शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट करके उनको समर्थन देना। ये बड़ी बात है। शत्रुघ्न सिन्हा को आप कायस्थ से या पटना साहिब से या उस तरह से हम लोग नहीं आकलन कर सकते। भी आप भी जानते हैं, आप भी देश दुनिया घूमते हैं और हर जगह बिहार की पहचान में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है। बिल्कुल। बिहारी बाबू उस समय, जब बिहारी कहा जाना बड़े अपमान की बात होती थी, तो गर्व से उन्होंने अपने को बिहारी बाबू कहा, और इस बात को उन्होंने ये अपने स्लिप्स पर अपने बिहारी पहचान को लेकर के चले। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग पहचान छिपाते थे, तब उन्होंने अपनी पहचान जाहिर की। और शैवाल गुप्ता तो अब चले गए, आदरी के संस्थापक थे, उन्होंने एक इंटरव्यू का जिक्र किया था हमको 80s में किसी फ्रेंच मैगजीन को शत्रुघ्न सिन्हा ने इंटरव्यू दिया था, और उनसे पूछा था कि आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है, आपकी नजर में धरती पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि पटना सबसे अच्छी जगह है, बिहार सबसे अच्छी जगह है। एक फ्रेंच पत्रिका को इंटरव्यू में 80s में ये बात शत्रुघ्न सिन्हा ने कही थी। तो बिहार के साथ उनका लगाव, और बिहार से उनसे, और उनकी बिहार से की पहचान और बिहार से उनकी पहचान, ये दोनों को मिला करके वो चले हैं। इसलिए उनका कहना, और उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, जिस तरह के विशेषण लगाए हैं प्रशांत किशोर के लिए, ये तो कभी हमने नहीं सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा किसी और के लिए भी लगाते हो। शत्रुघ्न सिन्हा तारीफ वरीफ करने में बहुत ज्यादा वो नहीं रहता। शत्रुघ्न सिन्हा अपने को सबसे ऊपर मानते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी हो, उन सबसे ऊपर मानते थे शत्रुघ्न सिन्हा। वो अगर तारीफ कर रहे हैं, इस तरह से तारीफ कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बता रहे हैं प्रशांत किशोर को, बिहार के की पहचान से जोड़ रहे हैं उनको, तो इसका बड़ा असर होगा, साइकोलॉजिकल असर भी होगा, और आम मतदाता के ऊपर भी इसका असर होगा। उसको समझ में आएगा कि देखिए, चलिए आजमाते हैं प्रशांत किशोर को। कुछ ना कुछ लोगों के मन में तो ये बात जरूर आएगी कि सब आदमी तारीफ कर रहा है, सब आदमी ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर नई एनर्जी लेकर के आए हैं, नया नजरिया लेकर के आए हैं बिहार के लिए, तो इनको आजमाना चाहिए। यही बात शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कही है। उन्होंने उनकी तारीफ की है, वोट करने की, सपोर्ट करने की अपील की है उनको। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। उपचुनाव की घोषणा से उनको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला, और उन्होंने वो प्राइम मूवर है, बांकीपुर क्षेत्र में प्राइम मूवर है। अभी तो आरजेडी की कैंडिडेट आएंगी, उनका कोई ज्यादा असर नहीं होगा चुनाव में, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। तो प्राइम मूवर और नंबर 1 कैंडिडेट प्रशांत किशोर ही हैं, जो पहले से वहां काम कर रहे थे, और गलियों में घूम करके, वार्ड में घूम करके कमेटी बनाना, एक एक वोटर से संपर्क करना उनकी टीम कर रही है। तो उनको साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, प्रिपरेशन का एडवांटेज है। न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको दूर कर सके। देखिए, कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है उनको, या नहीं भी सपोर्ट करे, तो अपोजिशन के सबसे इंपॉर्टेंट उम्मीदवार, अपोजिशन के मुख्य उम्मीदवार वही बन जाते हैं। तो यादव, मुसलमान और दलित, ये 3 का वोट, और ये 3 वोट ठीक ठाक है ज्ञानेश्वर जी, लगभग 1,20,000 1,25,000 के करीब वोट होगा, 1.25 के करीब। तो ये वोट उनके तरफ, उनके साथ जुड़ेगा, ब्राह्मण का वोट जुड़ेगा। और एक संदेशा तो चला ही गया ना, एक संदेशा,
एक संदेशा तो चला ही गया ना कि जैसे ही रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया और तेजस्वी यादव यूरोप में बैठे, कांग्रेस से बातचीत नहीं की गई, कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं ली गई कि आप बांकीपुर लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप लड़ने के लिए बांकीपुर नहीं में गए। भाजपा की जीत दिलाने के लिए आए हैं। तो बांकीपुर में भाजपा की जीत दिलाने के लिए आरजेडी आ गया, यह जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है, यह जानकारी हाँ, लोगों तक पहुंच चुकी है। हाँ, तो इसलिए वो लड़ाई में नहीं रहेंगी, बल्कि जी। अगर कुछ उनकी जाति के लोग उनको कुछ वोट दे दें तो ये बीजेपी का नुकसान होगा। प्रशांत किशोर को हम्म। कोई बहुत ज्यादा नुकसान उनकी वजह से नहीं होने जा रहा है। प्रशांत की जो एंटी बीजेपी वोट है, बीजेपी को हराने वाला वोट, दो तरह का वोट प्रशांत किशोर के साथ आएगा। एक तो बीजेपी को हराने वाला जो ट्रेडिशनली बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, वो हम्म। उनके साथ जुड़ेगा। और दूसरा पॉजिटिव वोट जो प्रशांत किशोर का अपना वोट है, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि एस्पिरेशनल यूथ हो या आइडियलिस्ट बुजुर्ग लोग हो या आइडियलिस्ट लोग हो, वो आएगा। हम्म। और प्रशांत किशोर एक फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लायर है। वो मल्टीप्लाई करेंगे एक एक चीज को, उनके पास जो चीज आएगी, उनका जो एडवांटेज होगा, उस एडवांटेज को वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो फोर्स बिल्कुल। मल्टीप्लायर है, तो वो कई चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा मजबूत पोजीशन से चुनाव लड़ेंगे वो। बाकी जी। पूरे एक नंबर कैंडिडेट हो गए हैं वो, अपोजिशन के पहले कैंडिडेट हो गए हैं वो। और एक जिज्ञासा, कौतूहल जो किसी नए व्यक्ति को लेकर के होता है, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके साथ जुड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आजमाने के लिए उनको वोट करेंगे। और बाकी उनका अपना कौशल है, चुनाव लड़ाने का कौशल है, नारे गढ़ने के कौशल है, इशू उठाने का कौशल है, मीडिया में अपने को प्लेस करने का है, न्यूज साइकिल में बने रहने का, ये तमाम उनके एडवांटेज हैं ज्ञानेश्वर जी। और जितना बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी आए, अब वो पिछड़ गया है। अब वो जी। चुनाव में हम लोग जीत हार अभी नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है उनके पास, साइकोलॉजिकल एडवांटेज है उनके पास वो मैनेजमेंट में और पैसे रुपए के प्रबंधन में कम नहीं होने वाले हैं। तो ये सारे चीजें उनको हेल्प करेंगी चीजें मजबूत फाइट देने के लिए बीजेपी को। और बीजेपी भी अब लड़ेगी उसी अंदाज में कि सम्राट बिल्कुल। चौधरी की सरकार के लिए जनमत संग्रह है, और नितिन नवीन के लिए भी जनमत संग्रह है कि वो वहां उनकी सीट पर वो क्या करते हैं। जेडीयू बीजेपी का रिफ्ट हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आगे कुछ और चीजें आएंगी इसमें तो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन उनको अच्छा खासा एडवांटेज दिला रहा है प्रशांत किशोर। तो चलिए देखिए, बांकीपुर की भी चर्चा की और सरकार ने मतलब सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूली में कि प्राइवेट गाड़ियों से वसूली नहीं होगी, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल से वसूली होगी, महंगाई तो बढ़ेगी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।